ग्रास ना ग्रीन है, पर इसने बोल दिया है कि भैया ऑलरेडी रेगिस्तान में आप आ गए हो, मतलब कलर ही नहीं दिखा रहा है ये आपको। डीजल इंजन जो है वो नॉइजी आपको नज़र आएगा। 42-43 के आसपास ये पड़ेगी और उस प्राइस में आप उम्मीद करते हो कि भरपूर आपको फीचर्स मिले। ऐसा लगता है कि एक फ्लोर नीचे आ गए हो आप एक्चुअली। जाए जा रही है। तो इसीलिए इनके सस्पेंशन को आप एक्चुअली एक बेंचमार्क बोल सकते हो कि इतने बेहतरीन तरीके से ये एब्जॉर्ब करते हैं आपके शॉक्स को। इसमें कोई ऑल व्हील ड्राइव नहीं आता है, जो कि अगेन अगर आप बात करोगे तो सेगमेंट में इसके सीधा राइवल जो है वो ऑफर करता है। फ्रेंच कार मेकर्स को अगर आपने क्लोजली ऑब्जर्व किया है तो 3 चीज़ों पे एम्फसाइज आपको नजर आएगा। नंबर 1 डिज़ाइन लुक्स, क्योंकि ऑफ कोर्स फ्रेंच अपने फैशन सेंस, अपने आर्टिस्टिक सेंस, अपने डिज़ाइंस के लिए जाने जाते हैं और वो चीज़ उनके कार मेकिंग में भी नज़र आती है, कार डिज़ाइन में भी नज़र आती है। नंबर 2 वो लोग सीटिंग कंफर्ट, फ्लेक्सिबिलिटी, इंटीरियर की जो फ्लेक्सिबिलिटी है उस पर बहुत ज़्यादा काम करते हैं, जिस पे कि हम रेनो को भी देख चुके हैं, हम सिट्रोएन को भी देख चुके हैं, इसी कार को भी इनफैक्ट हम देख चुके हैं। और तीसरा राइड क्वालिटी जो अर्बन एसयूवीज़ है उसके अंदर अगर कोई सबसे शानदार ऑफर करता है तो डेफिनेटली फ्रेंच लोगों का नाम सबसे ऊपर आएगा। बट अब C5 एयरक्रॉस, जिसमें कि ऑलरेडी खूबियाँ थी, उसको कुछ नए फीचर्स के साथ में लाया गया है, कुछ अपडेट्स उसे किए गए हैं और प्राइस बढ़ाई गई है। तो मेरा जो प्रश्न है वो ये है कि जो सारे अपडेट्स किए गए हैं, प्राइस बढ़ाई गई है, 36 लाख से ज़्यादा है, क्लोज टू 37 लाख रुपीज़ है, क्या उतने प्राइस के लायक ये अपडेट है? वही आज हम पता लगाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, खम्मा गणी दिव्य सज्जनों, माय नेम इज विकास योगी, यू आर वाचिंग एस स्टूडियो एंड हियर इज एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट द 2022 Citroën C5 Aircross। ऑलराइट, सो द फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, लुक्स। उसमें क्या चेंज किया गया है? वैसे अगर आप ओवरऑल प्रोपोर्शंस की बात करोगे, गाड़ी को पीछे से, साइड से अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि भैया C5 एयरक्रॉस ही। ऐसा नहीं होगा कि आप उसे समझोगे कि भैया कोई और गाड़ी आ रही है, क्योंकि ओवरऑल प्रोपोर्शंस गाड़ी के सेम रहे हैं। फ्रंट से भी ऑफ कोर्स, क्योंकि लोगो जो है इनका वो अलग स्टैंड आउट करता है तो नजर आएगी, बट फ्रंट जो है गाड़ी का वो कंप्लीटली चेंज हो गया है। ग्रिल आपको एकदम नई नजर आ रही है, पियानो ब्लैक फिनिश और क्रोम का इस्तेमाल सटली आपको नजर आएगा। और हेडलैम्प यूनिट जो है वो सिंगल यूनिट है, पहले स्प्लिट टाइप आती थी, अब सिंगल है। हालांकि DRLs की वजह से आपको लग रहा होगा इस डिज़ाइन की वजह से कि स्प्लिट टाइप है, बट स्प्लिट है नहीं। फिर यहाँ पे ब्लू एक्सेंट्स का इस्तेमाल, लोअर पोर्शन की अगर बात करोगे, चाहे बम्पर वम्पर, सब जो चीज़ें हैं वो कम्प्लीटली नई है, जो कि इसे एकदम नया लुक डेफिनेटली देती है। एक चीज़ जो मुझे बहुत पसंद है इनकी C5 एयरक्रॉस के बारे में, 6 पार्किंग सेंसर है। साइड में भी आपको सेंसर दिए हैं, यहाँ फिर ये 2, 3, 4, 5, 6 और पीछे भी 6, पूरे 12 सेंसर्स इस्तेमाल किए हैं, जिससे कि 360 डिग्री कैमरा तो नहीं है, बट अगर कोई सर्टेन एंगल होता है इसके अंदर, ब्लाइंड स्पॉट हो, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मदद ये आपकी करता है। पर साइड से अगर आप आओगे तो सिर्फ इस ब्लू एक्सेंट को छोड़ दीजिए, उसके अलावा कुछ भी नयापन आपको नज़र नहीं आएगा। रियर भी जो है उसमें कोई नयापन नज़र नहीं आएगा। एलॉय व्हील्स का डिज़ाइन भी वैसा ही रहेगा, और वैसे भी इसका जो जनरेशन नेक्स्ट है वो 2023 या 24 में शायद आने वाला है, उसकी वजह से कुछ मेजर चेंजेस इन्होंने नहीं किए हैं। तो ये हो गया बाहर का हाल। अब चलते हैं अंदर। गोइंग अप, ऑलमोस्ट मेरा सर टच हो गया। नीचे देख रहा हूँ, ऐसा लगता है कि एक फ्लोर नीचे आ गए आप एक्चुअली। जाए जा रही है। तो ये बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है इसका इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट, मतलब जो हाइट एडजस्टमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस, बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई कवर करता है। तो इन केस 6 फुट से भी ज़्यादा होंगे आप तो भी आप आराम से बैठ पाओगे। बट ये सिर्फ ड्राइवर साइड आपको दिया गया है, को ड्राइवर साइड इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट नहीं दिया गया, वही मैनुअल वाला ही आपको करना पड़ेगा, जो कि अगर आप सीधे तौर पे बात करोगे तो टूसॉन में आपको मिलता है, जो कि इसका सीधा राइवल आप बोल सकते हो। ग्लोबली इसका सीधा राइवल है वो। हालांकि कंपनी बोलती है कि ऑडी Q3 और BMW X1 इन सबसे भी कॉम्पीट करती है, बट फिर वो ऑडी का बैज है, BMW का बैज जो है वो भी साथ में आता है, प्लस वो एक लग्जरी ब्रांड्स एसोसिएशन वाली बात आ जाती है। बट एज अ प्रोडक्ट की बात करोगे तो डेफिनेटली कुछ चीज़ें इसके फेवर में काम करती है, बट फीचर्स डेफिनेटली कई सारे ये लैक करती है कि इसमें आपको वेंटिलेटेड सीट्स नहीं मिलती है, जो कि एक बहुत ही कॉमन फीचर हो गया है आजकल। मतलब 15 से 20 लाख वाली जो गाड़ी है उनमें भी आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिलने लग जाती है, वो यहाँ पे मिस आउट करती हुई नज़र आ रही है। 360 डिग्री कैमरा एक और ऐसा आम फीचर हो चुका है जो कि छोटी छोटी गाड़ियों में आने लग गया है, बलिनो में आ गया है, मैग्नाइट में आ गया है। इसके सेगमेंट में सीधे तौर पे बात करोगे तो टूसॉन में आता है, ऑफकोर्स टूसॉन में आता है।
और बहुत सारी गाड़ियों में आता है, तो वो भी ये मिस आउट करती है। और नॉट जस्ट दैट, अगर आप रिवर्स पार्किंग कैमरा की क्वालिटी देखोगे, ग्रास ना ग्रीन है, पर इसने बोल दिया है कि भैया ऑलरेडी रेगिस्तान में आप आ गए हो, मतलब कलर ही नहीं दिखा रहा है ये आपको, कलर एकदम कम्प्लीटली चेंज हो गया है। हाँ ठीक है, इसमें एक 180 डिग्री व्यू ये बोलता है, इसमें थोड़ा वाइड दिखा देता है, अब ये स्टिच करता है कुछ चीज़ें ऑफकोर्स, जिसमें क्लियर सिर्फ ये है, ये चीज़ें क्लियर नहीं है, बट क्लैरिटी के नाम पे कुछ नहीं है। तो बेटर है कि आप इसका स्टैंडर्ड व्यू रखो और उसमें थोड़ी बहुत क्लैरिटी आपको मिल जाती है, तो ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। कॉस्ट कटिंग यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रही है। ऑफकोर्स आपको वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है, अपना फ़ोन रख सकते हो, बड़ा फ़ोन होगा तो भी रख सकते हो, चप्पल प्रो मैक्स जितना बड़ा होगा तो भी आप आराम से रख पाओगे, उसके बाद भी जगह बच जाती है। और कहीं पे भी रखो, चार्जिंग डेफिनेटली शुरू हो जाती है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। चार्जिंग की बात करें तो आपको बता दूं कि ऑलरेडी यहाँ पे एक USB पोर्ट है, मतलब डिटेलिंग का ध्यान रख रहे हो, ये सिल्वर रखा गया है, उसे ब्लैक रखा गया है, क्योंकि पूरी जो थीम है वो ब्लैक सिल्वर या ब्लैक क्रोम सॉर्ट ऑफ है, तो इन दोनों को अलग अलग कलर दिया गया है। फिर 12 पावर सॉकेट आपको मिल जाता है, ऑल ऑफ दैट इज देयर। तो वायरलेस तो ऑफकोर्स आपको मिल गया है, पर वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले का जो सपोर्ट है, जो कि अगेन छोटी गाड़ियों में भी आपको मिलने लग गया है, वो यहाँ पे नहीं दिया गया है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, ये फीचर्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिस कार कॉस्ट अबाउट 42-43 के आसपास ये पड़ेगी, और उस प्राइस में आप उम्मीद करते हो कि भरपूर आपको फीचर्स मिले। आई मीन दैट्स द यूजुअल मेंटालिटी, और गलत भी नहीं है उसके अंदर, मतलब उस प्राइस ब्रैकेट में आपको मिलने के लिए आप उम्मीद करने लग जाते हो, स्पेशली विद अ कॉम्पैक्ट sort of an SUV. It's not a very big SUV, mid size SUV sort of है, बट ओवरऑल अगर आप क्वालिटी की बात करोगे तो वो टॉप नॉच है। मतलब इस प्राइस ब्रैकेट में वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वालिटी, नो मैटर व्हाट। डैशबोर्ड में आप देखोगे तो यहाँ पे सॉफ्ट टच ऑफकोर्स यूज़ किया गया, यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक है, नो डाउट, टॉप जो है हार्ड प्लास्टिक है, बट जो सिलेक्शन जो है, जो फिट एंड फिनिश लेवल्स हैं, जो कंसिस्टेंट गैप्स हैं, मतलब इनकंसिस्टेंट गैप्स नहीं, गैप्स तो सारी गाड़ियों में होते ही हैं, वो एक अच्छी चीज़ है। फिर ये वाला जो पार्ट स्पेशली है वो बहुत सुंदर लगता है, यहाँ पे ब्लू स्टिच दिया गया, ब्लू के साथ में हल्का हल्का इन्होंने कुछ करने की कोशिश की है। सीट में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे टॉप पे ब्लू स्टिच किया गया है। हाँ, सीट का कलर चेंज किया है, थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन के साथ अलग प्ले करने की कोशिश किया है, ये थोड़ा सा फैब्रिक सॉर्ट ऑफ है, फिर ये लेदर है। तो कहने का मतलब क्वालिटी, मतलब सीट्स की भी अगर आप क्वालिटी की बात करोगे तो बहुत शानदार क्वालिटी है। एक अच्छा कॉम्बिनेशन उन्होंने पहले भी दिया था कि थोड़ा फैब्रिक देते हैं, जैसे यहाँ पे फैब्रिक है, यहाँ पे फैब्रिक है, फिर ये पूरा लेदरेट है, और सीट का जो थिकनेस है, जो आपका कुशनिंग है, वो भी बेहतर हुई है, लगभग 15 mm ज़्यादा बड़ी है, जो कि इसे डेफिनेटली ज़्यादा और कंफर्टेबल बनाता है। ऑलरेडी इसकी सीट्स बेहद कंफर्टेबल थी, अभी भी सीट्स जो है वो बेहद कंफर्टेबल आपको नजर आने वाली है। फिर एक और जो चेंज आप देखोगे ओवरऑल, वो ये पूरा जो पार्ट है मतलब कंसोल वाला, वो आपको चेंज करके दे दिया गया है। ऐसा लग रहा है कि फ्लोटिंग सॉर्ट ऑफ है, जो कि अच्छा लग रहा है, बाहर आ रहा है। पियानो ब्लैक फिनिश का भरपूर इस्तेमाल यहाँ पे आपको नजर आएगा, इसलिए आपको गंदगी भी थोड़ी बहुत नजर आएगी, जो कि यूजुअली पियानो ब्लैक अट्रैक्ट करता है, बट शायद प्रीमियमनेस से लोग एसोसिएट करते हैं, उस वजह से दिया जाता है। और 10 इंच की आपको टच स्क्रीन दे दी गई है। डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिल जाता है, दैट मीन्स ड्राइवर चाहे तो अपने हिसाब से टेम्परेचर एडजस्ट कर सकता है, हालांकि ये फॉरेनहाइट में उन्होंने बता रखा है, और ऐसे मतलब आपको दोनों के लिए अलग अलग टेम्परेचर रखना हो तो आप रख सकते हो, जो कि एक अच्छी बात है। एसी कंट्रोल जो है वो पूरा का पूरा टच से ही होता है। अब वो चीज़ें थोड़ी सी इरिटेटिंग हो जाती है, सिर्फ यहाँ पे एक बटन दिया गया जिससे आप सीधे मोड में चले जा सकते हो। मैंने ये टच किया, ये आ जाएगा, फिर उसके बाद यहीं से मेरे को सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी, जो कि थोड़ा सा ना अजीब सा मुझे लगता है, क्योंकि जब आप गाड़ी चला रहे हो और आपको तब एडजस्ट करना हो तो हमेशा एक बटन ज़्यादा काम आएगा, एक डायल देने में क्या ही चला जाता है। तो वो चीज़ धीरे धीरे हम बहुत सारी गाड़ियों में देख रहे हैं, और यहाँ पर भी वो चीज़ आपको नज़र आएगी। जो एसी वेंट्स हैं उसको भी चेंज किया है। पहले एसी वेंट्स जो थे वो ये देख रहे हो आप, वर्टिकल है, उसको हॉरिजॉन्टल कर दीजिए, इस शेप के आपको वेंट्स मिलते थे। तो मेरे को ज़्यादा बेहतर डिज़ाइन अभी भी ये लगती है, बट ये क्योंकि पूरा चेंज किया गया है तो इसके हिसाब से इसको फिर डिज़ाइन डेफिनेटली किया गया है। इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी अगर आप बात करोगे तो मोर लेस सेम आपको लगने वाली है, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं हो, चेंज करने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि क्वालिटी बहुत अच्छी है। ऑटो डिमिंग IR, VM इंजन, स्टार्ट स्टॉप बटन के फीचर्स, ड्राइव मोड्स अभी भी आपको मिल जाते हैं, बट जो ड्राइव मोड का जो पहले आपको एक डायल सा दिया जाता था रोटर, वो नहीं देकर ये दे दिया गया है। आप इसे जैसे ही टच करोगे तो इसमें डिफरेंट मोड्स आते हैं भाई, स्पोर्ट है, फिर नॉर्मल है, इको है, सैंड मोड है, मड मोड है, और ये आपका स्नो मोड है। तो ये जो सैंड, मड और स्नो मोड है, ये बेसिकली ट्रैक्शन कंट्रोल जो है आपका, किस तरीके से इंजन की पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है, सिर्फ उसी में फ़र्क है। इसमें कोई ऑल व्हील ड्राइव नहीं आता है, जो कि अगेन अगर आप बात करोगे तो सेगमेंट में इसके सीधा राइवल जो है वो ऑफर करता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो पहले वो गियर नॉब जो आती थी, स्टिक सॉर्ट ऑफ आती थी, वो ना होके अब आपको यहाँ पे ये
इस तरीके का लीवर सॉर्ट ऑफ दे दिया है। ये ड्राइव मोड में है, अभी न्यूट्रल में चली गई है, फिर आपका रिवर्स में चली गई है। पार्किंग दबाना तो इसको दबा सकते हो। फिर यहाँ पे एक M लिखा हुआ है, मतलब अगर आपको मैनुअल करना हो तो आप मैनुअल भी कर सकते हो। और फिर जब गियर्स चेंज करने हो तो ऑफकोर्स आपको यहाँ पे पैडल शिफ्टर्स दिए ही गए हैं, प्लस माइनस, मतलब यहाँ से बढ़ाना हो, यहाँ से कम करना हो तो आप कर सकते हो। तो वो चीज़ आपको दी गई है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर स्पेसिफिकली अगर आप बात करोगे तो इसके कलर कॉम्बिनेशंस में चेंज किया गया है। अगर आप इसके MID के कुछ चीज़ें चेंज कर, मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन है उसको देखना चाहते हो, ट्रिप आपको रीसेट करनी हो, कुछ करना हो, तो उसके लिए यहाँ पे ये जो लीवर है आपका, उसको आप दबाओगे यहाँ से, जैसे कि ये सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको चेंज होती हुई नजर आएगी। ड्राइव की फ्यूल एफिशिएंसी कितनी आ रही है एंड ऑल ऑफ दैट। बाकी बीच में ऑफकोर्स डिजिटल स्पीडोमीटर आपको मिलता ही है। ऊपर आपको ये टैकोमीटर मिलता है, मतलब जो RPM कितने पे चल रहे हो वो आपको ये वो रेडियो सॉर्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी जैसा हमको दिखता है वैसा तरीके का दिखाता है, जो शायद हम पहले भी देख चुके हैं। फिर आप यहाँ पे देखोगे तो आप किस पर्टिकुलर ड्राइव मोड में हो और वो दिखा देता है। M1 दिखा रहा है, मतलब मैनुअल 1 है। चेंज करना हो तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। M2 हो गया, M3 हो गया। तो हमारे कलर कॉम्बिनेशंस में थोड़ा बहुत चेंज किया गया है और आप चाहो तो इस अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। और कुछ एक स्मार्ट चीज़ें हैं, जैसे कि चाइल्ड लॉक का जो बटन है वो डेडिकेटेड यहीं पे दे दिया गया है। अगर आप इसे दबा दोगे तो चाइल्ड लॉक लग गया, देख रहे हो, चाइल्ड लॉक ऑन, और यहीं से आप सीधे बंद कर सकते हो। वो इंडिविजुअल आपको गेट पे जाके नहीं करना है, जो कि एक स्मार्ट चीज़ है। हालांकि जो स्मार्ट नहीं है वो ये है कि क्रूज़ कंट्रोल के सारे जो फंक्शंस हैं या बटन्स हैं या कंट्रोल्स हैं वो यहाँ पे आपको दिए गए हैं एक लीवर फॉर्म में। मतलब ये इधर की साइड जो सारे लीवर्स होते हैं, इधर एक लीवर दे दिया गया है, जो कि थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, स्पेशली जब आप गाड़ी चला रहे हो। अभी पता नहीं फ्रेंच लोगों के साथ ही है, हमने पहले रेनो के साथ भी देखा था, वो थोड़ा इधर, वो तो बहुत सारे बटन दे देते हैं। यहाँ पर चलो गनीमत है कि आपको सारी चीज़ें जो हैं एक ही जगह दे दी गई है, बट फिर भी आप यहाँ से एडजस्ट करोगे, यहाँ से एडजस्ट करोगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाता है जब आप गाड़ी चला रहे हो। तो चलाते वक्त ही करना होता है आपको क्रूज कंट्रोल, तो वैसे भी तो ये चीज़ आई थिंक थोड़ा बेटर होना चाहिए था, इसकी पोजीशन थोड़ी सी बेटर होनी चाहिए थी। ग्लव बॉक्स की हालांकि बात करोगे तो ग्लव बॉक्स में एक्चुअली ज़्यादा रखने का सामान आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ यहाँ पे आप रख सकते हो बेसिकली। और थोड़ा सा डीप में अगर आप देखोगे तो जगह बचती है, यहाँ पे नहीं रख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि अगर आप इसको हटाओगे तो यहाँ पे वायरिंग जो है पीछे की तरफ आपको नजर आए। बट बॉटल्स रखने की, सामान रखने की जगहों की वैसे एज सच कोई कमी है नहीं। यहाँ पर भी जैसे मैंने कहा फ़ोन आप रख सकते हो, फिर यहाँ पे एक जगह बच गई है जहाँ पे आप दूसरा फ़ोन रख लो, वॉलेट रख लो, जो भी रखना वो रख सकते हो। सो ऑल ऑफ दैट इज़ बीइंग टेकन केयर ऑफ। एक और स्मार्ट चीज़ आप देख रहे हो, ये आपको जो बॉटल होल्डर्स दिए गए हैं उसमें क्लॉज टाइप दिए गए हैं, जैसे कि आपकी बॉटल अगर आप यहाँ फंसाओगे तो बहुत अच्छे से ये होल्ड करेगी। अब ये बॉटल हमारे पास छोटी है, पर ये छोटी भी अगर आप देखोगे तो अच्छे से फंसा रहा है, बड़ी होगी तो बड़ी भी आ जाएगी। सो दैट्स अ स्मार्ट मूव आई गेस। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे जगह की बात करोगे, अब देखो कितनी जगह है और ठंडा और रखता है, मतलब कूल्ड है प्लस जगह बहुत है। देख लो इतना ठंडा कर दिया इसने कि यहाँ पे ना पानी जमने लग गया। तो काफ़ी डीप, काफ़ी यूज़फुल। आपको मल्टीपल बॉटल्स, बेवरेजेस कुछ रखने हो, जिनको ठंडा रखना हो तो आप यहाँ पे रख सकते हो। और कुछ चीज़ें जिसमें मिसिंग है, सबसे पहले तो इसमें पेट्रोल इंजन अभी भी नहीं आता, इसमें डीजल ओनली इंजन है आपके पास में अवेलेबल। हालांकि इन्होंने ग्लोबली अब डिसकंटिन्यू करना शुरू कर दिया और इसका भी हमें लगता है 2023 में इसका डीजल मॉडल बंद हो जाएगा। पेट्रोल ओनली शायद ऑफर करें या फिर हो सकता है इनका जो भी फ्यूचर प्लान्स होंगे, बट डीजल विल नॉट बी देयर फॉर श्योर, क्योंकि कोई भी डीजल पे अब बेट नहीं कर रहा है। एडास एक फीचर है जो कॉमन हो गया है अब सेगमेंट में, लोअर सेगमेंट्स में, इनफैक्ट बहुत सारी कॉम्पैक्ट एसयूवीज में आने लग गया है। वो चीज़ यहाँ पे मिस आउट करती हुई नज़र आती है, जो कि अगेन थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। सनरूफ आपको दे दिया गया है, पैनोरामिक सनरूफ है, जो कि वन टच ऑपरेशन से काम करता है। हमने एक बार टच कर दिया है, उसके बाद में एक बार और टच करोगे अगर आप साइड वाले बटन को, तो उसके बाद में ये इतना आधे के आसपास खुल जाता है। अच्छा खासा वाइड है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ से अपने बच्चे निकालो या खुद निकलो या 2 जने निकलो, वो मत करो, उसको थोड़ा सा अवॉइड करो। तो गाड़ी की पिछली सीट पे हम आ गए हैं और गाड़ी की पिछली सीट एडजस्टेड है। फ्रंट में 5'9", 5'8" का बंदा बैठ सकता है, यहाँ पर 5'11" का बंदा बैठ सकता है और स्पेस की कोई कमी आपको नज़र नहीं आएगी। ऑल्दो आई एम नॉट ए टॉल पर्सन, नॉट द राइट रिप्रेजेंटेशन, बट 5'6" मेरी हाइट है। बट अगर आप यहाँ पे 6 फुट के भी होंगे तो आप आराम से बैठ सकते हो। तो बैक टू बैक 5'11", 6 फुट के बंदों का बैठना उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि स्कूप्ड इन है सीट, तो उस चीज़ का डेफिनेटली ध्यान रखा गया है। और सीट कंफर्टेबल भी, ये वाली जो है वो काफ़ी कंफर्टेबल सीट है और रिक्लाइन एंगल भी इसका जो है वो बहुत अच्छा है, तो कंफर्टेबली आप बैठ सकते हो। तीनों पैसेंजर्स के लिए आपको हेडरेस्ट दिया गया है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट है। तीनों पैसेंजर्स के लिए आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट दिया गया है, मेरे लिए दिया गया है, फिर बीच वाले पैसेंजर के लिए यहाँ से दिया गया है।
साइड वाले के लिए ऑफकोर्स दिया ही गया है, तो वो चीज़ का ध्यान रखा गया है। सीट की कुशनिंग ओवरऑल बहुत अच्छी है, तो मतलब वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल सीट्स दैट यू विल सी इन द सेगमेंट फॉर श्योर। और अच्छी बात, ये 3 इंडिविजुअल सीट्स हैं। ये मेरी वाली सीट है जिसको मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, ये वाली जो सीट है इसको भी आप आगे या पीछे कर सकते हो अपने हिसाब से। फिर आपको ये वाली सीट को आगे करके ऐसे फोल्ड करना हो तो वो भी कर सकते हो, मतलब ये तीनों सीटें हो जाती है तो ऑलमोस्ट 60-40 स्प्रेड आपको मिल जाएगा। तो अपनी सबसे फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है, और कंफर्ट का भी। तो 3 सीटें हैं बाय द वे, ये एक बेंच सीट नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है। रियर एसी वेंट जो है वो आपको ऑलरेडी मिल जाते हैं, हालांकि इसकी क्वालिटी जो है वो ऐसा लग रहा है थोड़ी हम जो इंडियन गाड़ियाँ देखते हैं बहुत सारी कॉम्पैक्ट एसयूवीज़, वैसी सी ही क्वालिटी है। फिर यहाँ पे आप देखोगे तो USB टाइप A दिया गया है, टाइप C नहीं दिया गया। अब ज़माना टाइप C वाला आ गया है, और कोई भी USB जो है टाइप C आपको नहीं दी गई है। और अगर आप ये देखोगे फ्लोर तो ऑलमोस्ट फ्लैट कर दिया है, एंड इट्स नॉट इलेक्ट्रिक व्हीकल बाय द वे, बट काफ़ी फ्लैट है। दैट मीन्स 3 लोगों के बैठने का पूरा इंतज़ाम किया गया है। ऐसे नहीं कि ऊंचा होगा और उसको ऊपर पाँव में रखना पड़ेगा, जिससे कि थोड़ा ये इंट्रूड हो सकता है अभी भी हो, बट बाकी गाड़ियों के मुकाबले अच्छा स्पेस आपको यहाँ पे दे दिया गया है। ऑलराइट, तो अभी परफॉर्मेंस की बात करते हैं, क्योंकि इंटीरियर एक्सटीरियर की बात हो गई। वैसे परफॉर्मेंस वाइज भी कोई चेंज आपको नज़र नहीं आएगा। एग्जैक्टली सेम 2 लीटर का डीजल इंजन है, जो कि हमने पहले देखा है, जो कि 177 bhp की पावर और 400 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क निकालता है, विच इज़ गुड इनफ पावर ऑफ कोर्स फॉर दिस सेगमेंट। और 8 स्पीड के टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में ये आपको मिलता है। अब सबसे पहले इंजन की अगर आप बात करोगे तो इंसुलेशन गाड़ी का बहुत अच्छा है, मटेरियल जो यूज़ किया है वो बहुत अच्छा है, बट डीजल इंजन जो है वो नॉइजी आपको नज़र आएगा। वो इसलिए क्योंकि मतलब दो दे हैव यूज्ड प्रीटी गुड मटेरियल, बट यू कैन स्टिल हियर द वॉइस। और जब आप पुश करना से शुरू करते हो तो ये काफ़ी लाउड हो जाता है, वो चीज़ है। और अगर बाहर से आप सुनोगे तो आपको क्लियरली नज़र आ जाएगा, या सुनाई दे देगा, मतलब नज़र तो क्या आ जाएगा, सुनाई दे देगा कि हाँ भैया ये डीजल इंजन ही है, क्योंकि उतनी आवाज़ सिर्फ डीजल इंजन ही करता है। गियर बॉक्स की अगर आप बात करोगे तो जैसे मैंने कहा कि 8 स्पीड का गियर बॉक्स है, और ठीक ठाक तरीके से काम करता है। इट्स डेफिनेटली नॉट एज क्विक एज से द DSG, या फिर इसके कंपटीशन में अगर बात करोगे टूसॉन की, आई थिंक टूसॉन का थोड़ा सा बेटर है, बट उतना स्लो डेफिनेटली नहीं है। क्योंकि नॉर्मल मोड वगैरह में ना यू कैन क्लियरली सी कि भैया यहाँ पे गियर चेंज हो रहा है। एंड अ कार दैट कॉस्ट्स अबाउट 41 लाख रुपीज़ ऑन रोड, यू एक्सपेक्ट इट टू बी वेरी स्मूथ इवन इन द नॉर्मल मोड। अभी मैं मोड अगर चेंज करता हूँ स्पोर्ट मोड में, ऑफकोर्स थ्रॉटल रिस्पॉन्स आपका थोड़ा सा बेटर हो गया है, और गियर्स भी जो है वो थोड़े से आपको ज़्यादा बेहतर लगेंगे इन टर्म्स ऑफ शिफ्टिंग। हाँ, होल्ड करके रखते हैं ऑफकोर्स आपके गियर को, वो इन टर्म्स ऑफ शिफ्ट आपको जब जल्दी डाउन शिफ्ट करना हो तब काम आते हैं यहाँ पे। नॉर्मल में वो कंपैरेटिवली थोड़ा कम होगा, बट वो कहते हैं ना कि अगर आप ओवरऑल तरीके से देखोगे तो बहुत ही ठीक ठाक तरीके से काम करता है। थोड़ा सा और क्विक अगर ये होता तो मज़ा आ जाता। ठीक है, स्पोर्ट्स में ठीक ठाक क्विक है, स्पेशली वाइल यू डाउन शिफ्ट, बट इफ़ इन केस अगर ऐसा नहीं है तो आपके पास में पेडल शिफ्टर्स हैं। पेडल शिफ्टर्स की मदद से ऑफकोर्स आप चाहो तो डाउन शिफ्ट कर सकते हो। मैं सेकंड गियर में आ गया, जब मेरे को चाहिए ओवरटेक करना फॉर एग्जांपल थर्ड, वैसे ठीक ठाक पावर है इस इंजन में, तो आपको ऐसा लगेगा नहीं कि डाउन शिफ्टिंग के टाइम पे या ओवरटेक करते टाइम पे आपको बहुत सारा स्ट्रगल हो रहा है। सो दैट इज़ प्रीटी सॉर्टेड यू नो दैट वे। मोड्स के बारे में मैंने बताई दिया कि डिफरेंट मोड्स हैं। इसमें आपको स्पोर्ट और नॉर्मल के अलावा एक इको मोड मिलता है। आपको फ्यूल एफिशिएंसी ज़्यादा चाहिए तो उस टाइम पे थ्रॉटल रिस्पॉन्स बहुत कमज़ोर हो जाएगा, और उस वक्त आपको उतना इन्जॉय नहीं कर पाओगे ऑफकोर्स, बट हाँ फ्यूल एफिशिएंसी निकालनी हो तो आप कर सकते। क्लेम जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो 17.5 है, और आप मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 12-13 kml की फ्यूल एफिशिएंसी निकाल सकते हो। वैसे इसको बहुत लंबे टाइम के लिए हमको चलाना पड़ेगा टू गिव यू द एग्जैक्ट नंबर, बट एब्सोल्युटली आप इतना तो कर ही सकते हो। 12-13 kml की फ्यूल एफिशिएंसी आप इजीली निकाल सकते हो। तो वो चीज़, और उसमें फिर स्नो मोड, रफ मोड, ये सब चीज़ें आती है। वो एक्चुअली ट्रैक्शन कंट्रोल प्लस इंजन की थोड़ी बहुत जो ट्यूनिंग है वो उस हिसाब से काम करता है कि आप को वहाँ पे ट्रैक्शन की अगर ज़्यादा ज़रूरत है और पावर की कम ज़रूरत है तो उस हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो वहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल का रोल ज़्यादा है, मतलब वो ESP प्लस ट्रैक्शन कंट्रोल का रोल ज़्यादा है। जो हाइड्रोलिक जो सस्पेंशन सेटअप है, मतलब जो शॉक एब्जॉर्प्शन जो है, वो बेसिकली 2 स्टेप में काम करता है। अगर आपको शॉक एब्जॉर्बर्स के बारे में पता हो तो उसका काम क्या होता है, जब भी जॉल्ट्स आते हैं या फिर दचका आता है या गड्ढा आता है तो आपका एब्जॉर्बर का काम होता है, शॉक एब्जॉर्बर का, या फिर जो आपकी हम दूसरे टर्म में अगर आप बात करोगे कि जो डैम्पर्स जो होते हैं, डैम्पर्स का काम होता है कि वो अच्छे से डैम्पनिंग दे, शॉक्स को अच्छे से एब्जॉर्ब करे, जिससे कि
व्हील्स के थ्रू होते हुए आपको बहुत ज़्यादा फील ना हो। अब यहाँ पे इन्होंने क्या है, 2 स्टेप कर दिया है। एक स्टेप पे कंप्रेशन होता है, दूसरे स्टेप पे रीबाउंड होता है। तो वो जो प्रोसेस है उसको 2 स्टेप में करने से ये होगा कि जब भी शॉक आपको, मतलब सस्पेंशन को जब भी शॉक फील होगा किसी गड्ढे से, तो आप तक ट्रांसफर होते होते वो प्रोग्रेसिव तरीके से होगा। दैट मीन्स शॉक्स तुरंत आपको फील नहीं होंगे, जो कि यूजुअल आप ट्रेडिशनल सस्पेंशन जोन में फील होता है। तो ये कुछ टेक्नोलॉजी का इन्होंने इस्तेमाल किया है जिसकी वजह से आप ज़्यादा बेहतर फील करेंगे। तो इसीलिए इनके सस्पेंशन को आप एक्चुअली एक बेंचमार्क बोल सकते हो कि इतने बेहतरीन तरीके से ये एब्जॉर्ब करते हैं आपके शॉक्स को और आप तक फील होने नहीं देते हैं। इनफैक्ट इन्होंने ये सेम टेक्नोलॉजी अपने जो रैली कार्स हैं उनमें भी यूज़ किया। पहले वहाँ पे टेस्ट किया और रैलीज़ के अंदर एक्चुअली बहुत ही गंदी ऑफ रोडिंग वगैरह होती है, वहाँ पे टेस्ट हुआ है। उसके बाद में इन्होंने जो रेगुलर रोड कार्स उनमें भी उसको थोड़ा बहुत ट्यून करके दिया है, जिससे कि वो ओवरऑल कंफर्ट जो है ये क्रिएट कर पाए हैं। तो कंफर्ट के मामले में डेफिनेटली अभी भी ये शानदार है। पेश खिदमत है आपके लिए 1630 लीटर का बूट स्पेस। जी हाँ, एक इतनी लेंथ की गाड़ी में इतना बड़ा स्पेस क्रिएट करना ऑफकोर्स फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता है। वैसे अगर आप सारी रोज़ को यूज़ कर रहे हो तो भी आपको 560 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, जो कि मोर देन इनफ है अगर आप एक फैमिली ट्रिप पे जा रहे हो। बट इफ़ इन केस आपको फ्रिज व्रिज शिफ्ट करना हो या घर का कुछ सामान वामान लाना हो, बहुत बड़ा तो नहीं बट हाँ जो 1630 लीटर में आ जाए उतना आप कैरी कर सकते हो। मैंने सारी रोज़ फोल्ड कर दी हैं, मतलब जो सेकंड रो में जो तीनों सीट्स हैं उनको फोल्ड कर दिया है और बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल आपको ऑप्शन मिलता है। तो कहने का मतलब जो स्ट्रेंथ थी इनकी, फ्लेक्सिबिलिटी वो अभी भी है, इनकी जो स्ट्रेंथ थी राइड क्वालिटी वो अभी भी है, और जो इनकी स्ट्रेंथ थी कि भैया लुक्स और वो उसमें स्टैंड आउट करती वो अभी भी है। बट फीचर्स जो हैं वो मेरे को लगता है कि अभी भी काफ़ी कुछ इसमें मिस आउट करती हुई नज़र आई है। ये जो कि मैंने उसके बारे में बहुत ज़्यादा तसल्ली से बात की जब इंटीरियर की बात की है, उसमें डेफिनेटली कुछ चेंजेस मुझे उम्मीद थी, क्योंकि अब प्राइस जो है ये टॉप एंड वेरिएंट है, एक ही वेरिएंट में अवेलेबल है, बट ये एक ही वेरिएंट जो है वो लगभग 37 लाख के आसपास है, 37 लाख एक्स शोरूम। ऑन रोड आते आते आपको 41-42 लाख रुपए के आसपास पड़ेगा। तो उतने पैसे में भैया यू एक्सपेक्ट दोज प्रीमियम फीचर्स, जो कॉस्ट कटिंग की गई है वो डेफिनेटली उतना ज़्यादा जस्टिफाइड नहीं लगती है। गाड़ी में ऐसा कोई बड़ी कमी नज़र नहीं आएगी, सिर्फ प्राइसिंग जो है वो थोड़ी और अट्रैक्टिव होनी चाहिए थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। अगर कोई सवाल है जो कि रह गए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हम उसका जल्द से जल्द जवाब देंगे। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।